तो क्या दो हीलियम और हीलियम आपस में कभी बंध बनाएगी या नहीं बनाएगी? या He2 ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, आवाज अब आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी बताओ। कौन सा? थोड़ा इस तरफ करो तो खांसर वाला आ जाएगा। तो क्या करो उसमें? आवाज आ रही है? आ गई, ठीक है, चले। अब खांसर वाले खांसर सॉल्व कराएंगे। क्लास हट गई है क्या? हाँ तो वो लग जाएगी वापस। तो खान से मेरे को बोल दे कि आप सॉल्व करवा दो तो भले में करवा दो, ऐसे परमिशन नहीं दो, किसी का कोई सॉल्व नहीं करवा सकता। क्या क्या कह रहे? आंसर वो खान से बता भाई, ये हमारे पास नहीं है। तो ऐसा हो मैं कुछ बता दूं, कोई किसी का जुगाड़, या खान सर ने कोई मैं जो तरीका बताऊं वो और इजी बता रखा हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें मेरा वाला तरीका बहुत ज्यादा इजी हो, तो फालतू का अपने ऐसे कुछ काम नहीं करना। अरे नहीं, अरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वो पता 11th वाले अब चुप हो जाओ भाई, कोई कुछ नहीं, ठीक है। मैंने कह दिया भाई मेरा आंसर ये है कि मैं खान सर वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। अगला मेरे को बताओ, क्या पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? इस वाले क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था। 12वां मेरे हिसाब से पूरे पेपर का थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था। उसमें पहले तो ये पूछा था कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको ढूंढना था कौन सा गलत है। तो पहला वाले में कोई ज्यादा दिक्कत है क्या? ऋणावेश ज्यादा, आकार्य त्रिज्या ज्यादा। क्या सेकंड वाला गलत है? बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन। कारण क्या था? अधिक स्थायी अर्धपूरित विन्यास। बट इसने तो ऑक्सीजन की ज्यादा दे दी और नाइट्रोजन की कम, तो ये वाला तो क्या हो गया? गलत। क्या ये वाला क्रम सही है या गलत है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा और फ्लोरीन की कम, मतलब सही है। ये वाला क्या पूछा? त्रिज्या पूछी है, बताओ ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आकार्य त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? बताओ ये रहा ह ली ना की रा, क्या ऊपर से नीचे आ रहा तो क्या इसका आकार बड़ा और इसका आकार छोटा हो गया? तो सिंपल सा ट्रेंड पूछा गया, तो अपने को तो आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन भी ठीक था, काय विद्युत ऋणता के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। अब इसी पेज पर है या अगले वाले? अगले वाले पे? ठीक। अरे ये क्या हो गया, इसमें तो कोई चिन्ह भी नहीं दे रखे, लफड़ा पड़ गया। बहुत सौ का ही क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ होगा कि इसमें तो चिन्ह भी नहीं, बट क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन थी। बढ़ते हुए क्रम में क्या है? बढ़ते हुए क्रम। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दमदार नहीं था, क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा दमदार बन गया। अब बताओ बढ़ता क्रम का मतलब जो पहले आएगा और जो लास्ट आएगा, बताओ लास्ट वाले का मान सबसे ज्यादा या सबसे कम? बढ़ता क्रम मतलब सबसे ज्यादा और पहले वाले का मान सबसे कम। जिनको ये पता था उनके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं थी। तो याद करो विद्युत ऋणता की ट्रिक, फॉर कलीबर ISC P, बस काम हो गया। बताओ ये अपना आंसर आ गया। बताओ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्रम अभी जस्ट ही बता के गया था मैं। पी ब्लॉक जब स्टार्ट किया था अपन ने पहली दूसरी क्लास में, क्या खुद को लिखने के लिए बोला था? बताओ बोरॉन परिवार में किसको नीचे फेंक दो? बोरॉन। ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन और अक्रिय गैसों में हीलियम। तो ये रहा अपना ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, यहां भी तो लास्ट में। बट बताओ यहां ऑक्सीजन के बाद ओल्ड यहां आ गया, स्टाइल से टी को वो था नहीं, आंसर ये है। क्या इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ था?
पहले क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का आबंध क्रम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, सीओ से अलग है। मतलब कहने का मतलब सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है उससे अलग बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा। ज्यादा कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं थी। 10 10 12 32 10 लिखते आंसर आ जाता। चौथा होना चाहिए, चौथा वाले का 14 है, इसमें भी 14। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर 100% क्या आएगा, सेम। ये जेट वाली क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नेट द्विध्रुव गुण होगा, मतलब वो जीरो कह रहा है या नॉन जीरो, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो। ये अपने जेट वाले क्वेश्चन ही उठाया मैंने, ठीक है। क्यों, कार्बन डाइसल्फाइड जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ओल्ड स्टाइल, तो सल्फर भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो बताइए यहां पर लॉन पेयर कितना आ गया, जीरो। लॉन पेयर जीरो और पार्श्व परमाणु क्या है, सेम। तो बताइए इसका म्यूनेट कितना आएगा, जीरो। ना ऐसा नहीं करना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला पूरा सोल्व करो। फर्स्ट वाले में कुछ देखना ही नहीं था, वो जुगाड़ लिखवाए थे। तीसरा जुगाड़ था, यदि पार्श्व परमाणु अलग अलग हो, यदि पार्श्व परमाणु क्या हो, अलग अलग, तो हमेशा चुंबकीय आघूर्ण कभी भी जीरो नहीं आएगा। आंसर सीधा पड़ा था, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं था। टी आकृति शायद मेरे हिसाब से इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब टी आकृति के लिए कितना जेड और कितने लॉन पेयर, कितना चाहिए था, 5 और 2। डन है मामला। ये जेट वाली क्वेश्चन है फिर से, कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो उसमें कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं। एक तो एस और एक कौन सा, डी। पी का कोई योगदान नहीं है। अब इसमें तो क्या ही बताऊं मेरे हिसाब से। अच्छा ये मेरे वाले 20 तक ही थे, बाकी कौन सा 20वां, 20 में क्या है, क्या करो, जिंक प्रतिचुंबकीय नहीं, वो ठीक है, वो इतना लोड मतलब आप कह रहे संक्रमण धातु, ना ना वो ऐसा नहीं। भाई ये अपने जेट वाले ने कई क्वेश्चन है, और संक्रमण नहीं देना था, वो ठीक है, अलग कहानी थी। बट अपने को तो मैन ये थोड़ी पूछा था कि कौन सा संक्रमण है नहीं, अपने को तो ये पूछा है ना कौन सा प्रतिचुंबकीय, इस पर दिमाग लगाना। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए चले। अब बताओ कोई 10 में से 10 वाला है मेरे वाले, 1 2 3, चले ठीक है। अगला कोई 9 वाला, 9 वाले में 1 2 3 4 5 6 7, तो एक कौन सा गलत हो गया, यही वाला, तो कौन सा वाला, 12 भाई, तो पूरे पेपर में ढंग का क्वेश्चन था वही गलत। अच्छा 12वें के चक्कर में 11, चलो 5 से लेकर 10 वाले हाथ खड़े कर दो, 50% पर आ गया। मतलब पूरे पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन क्या मेरे ही थे या मेरे वाले टफ थे, तो मेन एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, सबसे इजी पोर्शन मेरा वाले आ गया। और जिस दिन मेरा वाला टफ आ गया उस दिन समझ लेना वो पेपर कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का आ गया। तो मेरा वाला इजी है मतलब पेपर इजी है, मेरे वाले टफ आ गए मतलब कहानी खत्म है आपकी, ठीक है। चलो ठीक, अब मेरे को बताओ अपन चैप्टर में आ जाए कहां तक थे। हाँ अरे भाई नहीं कर सकता हमारे, तो मेरे को बाहर पूछ लेना, बाहर पूछ लेना आप जो आपको डाउट। अरे ऐसा पहले चुप हो जाओ भाई, अरे अब फालतू की बातें नहीं, सीधा अपने टॉपिक में आ जाओ। चले कुछ रटने वाली चीजें थी, XgF2, XgF4 और XgF6। एक लिखवाया था XgO3 और एक लास्ट लिखवाया था XgOF4। मेरे को बताओ यहां आपसे पूछ लूं मैं,
इस वाले में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर बता दोगे क्या? जेट में एक स्टेटमेंट इनमें से कोई था, तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने? 6, लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर कितने? 4, लॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 3। अब बताओ इनमें से मैंने कुछ रटने वाली चीजें बताई थी, क्या ये पहले तो ये बताओ सारे के सारे रंगहीन है? पहले तो बताओ सब के सब रंगहीन है या नहीं है? सारे के सारे रंगहीन है। क्या पहले वाले रंगहीन होने के साथ साथ क्रिस्टलीय ठोस है? अगला, ये रंगहीन होने के साथ साथ विस्फोटक ठोस है? विस्फोटक की लिखवाया होगा साइड, तो साइड में ऐड कर देना विस्फोटक ठोस। और ये रंगहीन होने के साथ साथ कैसा था? वाष्पशील द्रव। तो ये चीजें तो मैंने बता दी। इसके बाद एक चीज और मैंने बताई थी कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर जिनॉन, फिर रेडॉन। तो बताओ हीलियम, नियॉन और आर्गन की वास्तविक यौगिक ज्ञात है या नहीं? इस तरह है या नहीं है? इनकी कोई वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है। बताओ क्रिप्टॉन और रेडॉन का एक एक यौगिक ज्ञात है? बताओ तो क्रिप्टॉन का कौन सा यौगिक ज्ञात है? KrF2 और रेडॉन का RnF2। क्या जिनॉन के तो ये बहुत सारे यौगिक ज्ञात है? यस या नो? अब आपसे पूछ ले, पहले तो ये बताओ किस अवस्था में मिलेंगे अपन को, ठोस, द्रव या गैस? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर है ठोस, द्रव या गैस? इसमें भी दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनके जो 3-4 नाम है, नोबेल गैसे, अक्रिय गैसे, तो ये सारे के सारे क्या है? गैसे। इनमें पूछ ले कौन सी अक्रिय गैस, एक रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन सी अक्रिय गैस रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव है? तो फंस जाएंगे अपन। एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली जो टेबल बनाई है और टेबल के उसने ब्रैकेट में ऐसे साइड में बना दिया स्टार, और उसने स्टार वाले को कह दिया रेडियोधर्मी, जिसको अपन रेडियो एक्टिव कहते हैं, और बाकी किसी पर उसने स्टार नहीं लगाया। वो स्टार किस पे लगाया है? रेडॉन। तो नोट लगा के बात लिख लो। अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में रेडॉन, अक्रिय गैसों में रेडॉन, अक्रिय गैसों में रेडॉन, ब्रैकेट में लिख लेना Rn, कैपिटल R और स्मॉल n। रेडॉन रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव है? रेडॉन रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव है? तो मेरे को बताओ अक्रिय गैसें बहुत ज्यादा क्रियाशील है या बहुत कम क्रियाशील? बहुत ज्यादा या बहुत कम? मेरे को बताओ ये 118 तत्वों में से या तो अभिक्रिया करती है फ्लोरीन से, किससे? फ्लोरीन से, और या फिर किससे? ऑक्सीजन से। क्या बाकी और को भाव भी दे रही है क्या? किसी के साथ कोई अभिक्रिया हो रही है क्या? किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो आपके दिमाग में आएगा सर, तो इन अक्रिय गैसों की पहली बात तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने करी? तो शायद आवर्त सारणी में मैंने एक क्वेश्चन वहां दे रखा था, वहां मैंने बोला था उसको रट ले। अक्रिय गैसों की खोज किसने करी थी? राम से। किसने करी थी? राम से। अक्रिय गैसों के यौगिकों की खोज,
क्या दोनों क्वेश्चन एक ही? एक तो होता है खुद अक्रिय गैस की खोज करना, और इनका जो एक पहला यौगिक किसने खोजा, क्या दोनों क्वेश्चन एक ही है या अलग अलग है? तो इस अक्रिय गैसों के यौगिकों की खोज करी थी एनसीईआरटी, उस वैज्ञानिक का नाम दे रहा है बार्टलेट। क्या नाम है? नील बार्टलेट। तो दोनों चीजें हैं। अब एनसीईआरटी ने पूरा सिस्टमेटिक बताया है कि कैसे इन अक्रिय गैसों के यौगिकों की खोज हुई। तो बिल्कुल ढंग से देखना। पहले तो बताओ, अक्रिय गैसों की खोज किसने करी? राम से। यौगिकों की खोज किसने करी? नील बार्टलेट। किसने? नील बार्टलेट। आ जाए यहां पर। इस नील बार्टलेट ने एक यौगिक देखा। पहले तो बताओ, यहां पर बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने। एक तो होती है परमाणुीय ऑक्सीजन, और एक होती है आणविक ऑक्सीजन। क्या दोनों में अंतर है? पहले तो बताओ, अंतर है या नहीं? एक जगह तो आएगा इनमें से O2 और एक जगह आएगा O। तो बताओ किस जगह क्या लिखूं? बताओ, परमाणु अकेले होते हैं या साथ में? परमाणु क्या होते हैं? अकेले। तो परमाणुीय ऑक्सीजन तो है O, और आणविक ऑक्सीजन है O2। तो बताइए ये यहां पर क्या है, परमाणुीय ऑक्सीजन या आणविक? तो इस आणविक ऑक्सीजन की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो होती है 1175। कितनी? 1175। और इस नील बार्टलेट ने देखा कि अपना जो जिनोन है उसकी भी आयनन एंथैल्पी होती है 1170। कितनी? 1170। तो क्या बताओ, आयनन एंथैल्पी में बहुत बड़ा कोई अंतर है या नहीं है? बताओ कितने नंबर का फर्क है? 5। कितने का? 5 का। तो जब उसने कहा इस यौगिक के साथ ये आणविक ऑक्सीजन जिसकी आयनन एंथैल्पी कितनी है? 1175, जब ये अभिक्रिया कर सकता है तो उसने कहा एक बार जिनॉन के साथ ट्राई करें। किसके साथ? जिनॉन के साथ। तो Xg प्लस और Pt F6 माइनस, मतलब यौगिक बन गया। यौगिक बन गया। तो यहां से पहला यौगिक जो अक्रिय गैसों का संश्लेषित हुआ था वो ये था Xg प्लस और Pt F6 माइनस। एनसीईआरटी ने इसका कलर दे रखा है लाल रंग। कैसा दे रखा है? लाल रंग। और इसका भी उसको कलर कौन सा मिला? लाल। तो इस तरीके से अक्रिय गैसों के यौगिकों की खोज हुई। तो बताओ आधार क्या था? मैंने पूछ ले कि अक्रिय गैसों के यौगिकों की खोज का आधार क्या था, तो आंसर क्या होगा? आणविक ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी और जिनॉन की आयनन एंथैल्पी क्या लगभग समान है? यस या नो? तो पहले तो ये पॉइंट लिखे, फिर मैं ये पूरी कहानी लिखूं। डाटा याद रखना। अक्रिय गैसों की खोज तो आंसर जाएगा राम से। यौगिकों की खोज तो आंसर जाएगा नील बार्टलेट। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हो, तो कुछ बैच में खान सर ने पढ़ाया, कुछ में मैंने पढ़ाया। बेटी क्या करें? रिजल्ट किसका? अब वो आप जो नॉन है उनसे पूछ लें। चेंज करूं? नील बार्टलेट चेंज करूं? लिखो, पहले ये लिखना O2 प्लस
PtF6 माइनस यौगिक का O2 प्लस PtF6 माइनस यौगिक का रंग लाल होता है, यौगिक का रंग लाल होता है। अक्रिय गैसों का पहला यौगिक अक्रिय गैसों का पहला यौगिक अब ये लिखो Xg प्लस PtF6 माइनस अक्रिय गैसों का पहला यौगिक Xg प्लस PtF6 माइनस है जिसका रंग भी लाल होता है, जिसका रंग भी लाल होता है। पहला पॉइंट क्या बोला भाई, एक बार दिखाना। O2 प्लस PtF6 माइनस यौगिक का रंग लाल होता है। अगला लिखो आणविक ऑक्सीजन, अगला पॉइंट आणविक ऑक्सीजन क्या लिखे ब्रैकेट में, O या O2? क्या लिखे? O2। आणविक ऑक्सीजन ब्रैकेट में O2 की आयनन एंथैल्पी 1175 किलोजूल पर मोल होती है। मैं लिख लूं किलोजूल पर मोल। आणविक ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी 1175 किलोजूल पर मोल होती है, जो कि जिनॉन की आयनन एंथैल्पी के जिनॉन की आयनन एंथैल्पी अब ब्रैकेट में कितना चिपकाओगे, 1170 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल ब्रैकेट बंद के बराबर होती है, के लगभग बराबर होती है, के लगभग बराबर होती है तो आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन हटाते हैं या जोड़ते हैं? भूल गए? हटाते या जोड़ते हैं? अब किसी से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो उसके खुद के ऊपर क्या आता है, प्लस या माइनस? कहीं से सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो इसके ऊपर Na प्लस बनेगा या Na माइनस? तो ये प्लस क्यों आ रहा है, कहानी समझ में आ गई? क्योंकि यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं, आयनन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन हटाने की बात है। डन है मामला? तो दो चार बातें बताओ। अक्रिय गैसों की खोज किसने करी? राम से। किसने करी? राम से। पहला यौगिक किसने खोजा था? नील बार्टलेट। खोजा गया पहला यौगिक कौन सा था? Xg प्लस PtF6 माइनस। रंग पूछ ले तो उसका लाल। कैसे मिला था? क्योंकि आणविक ऑक्सीजन और जिनॉन की आयनन एंथैल्पी लगभग क्या होती है? समान। क्या इतनी बातें याद रह जाएगी? अब देखना यहां पर अगला एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है जो आ भी सकता है। वो कहता है अक्रिय गैसों को मतलब कुल 5 नाम बोले थे, कुछ याद है क्या? यस या नो? 18वां वर्ग, 0 वर्ग, अक्रिय गैसे, नोबेल गैसे, उत्कृष्ट गैसे। तो एनसीईआरटी ने एक तो इसका कारण पूछा है कि 18वें वर्ग को अक्रिय गैसे क्यों कहते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिय गैसों को नोबेल गैसे क्यों कहा जाता है। तो अब अपन इन दोनों का कारण आवर्त सारणी में जरूरत नहीं थी, बट यहां उसने क्वेश्चन दे दी है।
कथन कारण वाले क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो पहले तो बताओ, अक्रिय गैसें क्यों कहेंगे? क्या किसी के साथ भी विक्रिया कर लेती? क्या कुछ लिमिटेड तत्वों के साथ है? अब मेरे को बताओ, उस हीलियम को छोड़ दो तो क्या इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 क्या ये है? बताओ, S में 2 अर्धपूरित या पूर्णपूरित, P में 6 अर्धपूरित या पूर्णपूरित, तो क्या इसको मैं पूर्णपूरित विन्यास कह दूं? तो बताओ, इनके तो पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 कितने हो गए? 8। दुनिया तो जैसे तैसे चाहती है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। क्या इनके पास पहले से 8 है? और अगला बताओ, यहां पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित है, तो बताओ आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम आएगा, बहुत ज्यादा? बहुत कम या बहुत ज्यादा? पूर्णपूरित और अर्धपूरित अधिक स्थायी होते, इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है, इस कारण आयनन एंथैल्पी क्या आएगी? ज्यादा। और मेरे को बताओ, अब आंसर आना ही चाहिए, ग्रहण एंथैल्पी बहुत कम या बहुत ज्यादा? और मेरे को बताओ, पहले तो ये बताओ, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा शेपी? शेपी। अधिकांश जगह कैसा होता है? ऊष्मा शेपी। बट 3 जगह थी, क्षारीय मृदा, धातुएं, निकोजन और अक्रिय गैसें। क्या ऊष्मा शोषी आ जाएगा? ऊष्मा शोषी है तो द एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। तो एनसीईआरटी लिख रहा है, अक्रिय गैसों को या 18वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैसें। क्योंकि एक तो कारण दे रहा है, इनके पास होता है पूर्णपूरित विन्यास, और सेकंड कारण ये दे रहा है कि इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है? उच्च, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बहुत अधिक धनात्मक होता है। बहुत अधिक क्या होता है? धनात्मक। लिखो क्वेश्चन या नोट लगा के कुछ भी लिख लो, पॉइंट ही लिख लो। 18वें वर्ग को अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। 18वें वर्ग को अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। अठारहवें वर्ग को अक्रिय गैसें भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है। क्योंकि इनके पास पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है। पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है तथा इनके पास पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है तथा आयनन एंथैल्पी का मान उच्च तथा आयनन एंथैल्पी का मान उच्च व इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। अधिक धनात्मक होता है। अगला पॉइंट लिखो, अक्रिय गैसों को नोबेल गैसें भी कहा जाता है। अक्रिय गैसों को नोबेल गैसें भी कहा जाता है। अक्रिय गैसों को नोबेल गैसें भी कहा जाता है क्योंकि अब थोड़ा सा रुक जाए। मतलब किसी भी फील्ड में कभी ये नाम सुना है कि नोबेल प्राइज? बहुत सी जगह आपने सुना होगा। तो किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज कब मिलता है? हाँ, इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह दूं, उसके जिस फील्ड में वो काम कर रहा है वो सबसे हटके काम करे
क्या उसी को नोबेल प्राइज मिलता है? तो केमिस्ट्री में हर कोई चाहता है जैसे तैसे करके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। क्या इनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो क्या बाकी से ये हटकर है या नहीं है? दुनिया तो पागल है, जैसे तैसे कितने हो जाए, 8। क्या ये 8 पहले से लेकर बैठे? और 8 वाले को एनसीईआरटी इनडायरेक्टली कह रहा है पूर्ण पूरित विन्यास। तो एक कारण तो वो लास्ट वाले का कॉमन है, बट जो सेकंड कारण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसका कारण इस स्लाइड में है। क्या अक्रिय गैसें हर किसी के साथ अभिक्रिया कर रही है? बताओ किन 2 तत्वों के साथ ये अभिक्रिया? फ्लोरीन नहीं तो ऑक्सीजन। हर किसी को भाव दे रही है क्या? तो बताओ अपने आप में यूनिक है या नहीं? अब यूनिक होने की वजह से इनको क्या कहते हैं? अब नोबेल गैस है। तो बताओ 2 कारण हो गए। एक कारण तो हो गया पूर्ण पूरित पुनिया, और अगला मेरे को बताओ कारण होगा क्या कुछ ही तत्वों के साथ अभिक्रिया कर रही है नहीं कर रही? तो लिखो पहला कारण क्योंकि इनके पास पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, क्योंकि इनके पास पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, क्योंकि इनके पास पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, तथा कुछ ही तत्वों के साथ विशेष परिस्थितियों में ही अभिक्रिया करती है। कुछ ही तत्वों के साथ विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया करती है। तो ये मैंने चीजें लिखी, क्या यहां पर आंसर कर लोगे क्या कि क्या यौगिक बनेंगे? थोड़ा सा तो आइडिया लग सकता है। पहले वाले में क्या बनेगा? Xg(F2), आगे वाले में Xg(F4) और आगे Xg(F6). क्या ये बनेंगे? अब बिल्कुल यहां देखना, कभी आपने मेरे को बताओ कहीं आपका कौन कौन सा चैप्टर हो गया? तापमान कई नाम से, धातु क्रम हो गया, तो वहां पर तो वात्या भट्टी में अलग अलग तापमान आए होंगे, आए नहीं आए? और वहां पर प्रेशर भी आया होगा। प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है, दाब, उसकी बात कर रहा हूं। तो यदि आपको इस जिनोन को 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी, विशेष परिस्थितियां देनी पड़ेगी। मतलब एक पर्टिकुलर ताप और एक पर्टिकुलर दाब, वो दोनों चीजें एक साथ मिलेगी तभी अभिक्रिया होगी, बाकी ऐसी नॉर्मल कंडीशन में अभिक्रिया होने से रही। तो एनसीईआरटी यहां पर दे रहा है 673 केल्विन और 1 बार। बताओ केल्विन है मतलब क्या दे दिया? ताप, और बार है मतलब क्या दे दिया? दाब। अगला 200 बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे? 200 बढ़ा दो कितने? 873। 100 घटा दो, 100 घटा दो कितना? भाई 200 बढ़ा दिया, 100 घटा दो, कितना आएगा? 573 केल्विन। एक बार, 7 बार, 60 से 70 बार। क्या याद रह जाएगी कंडीशन? कुछ विशेष तत्वों के साथ, कुछ ही तत्वों के साथ विशेष परिस्थितियों में क्या करेगी? अभिक्रिया। यदि आपने ये उड़ा दिया, इतना तापमान और इतना दाब नहीं दिया, तो मरे ये उत्पाद बनने वाला नहीं है। तो कुछ ही तत्व मतलब कितने तत्व? बोलो। कुछ ही तत्व मतलब कितने तत्व? 2, या तो फ्लोरीन नहीं तो ऑक्सीजन।
कुछ ही तत्वों के साथ विशेष परिस्थितियां मिलेगी तभी जाकर अभिक्रिया होगी, उससे पहले अभिक्रिया नहीं होगी। क्या डन है मामला? अब आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां इनका अनुपात दिया गया है कि ये कितना अनुपात, इसका कितना, इसका कितना और इसका कितना। ये आपको कहां से ढूंढना है? एनसीआर। क्या ढूंढ लोगे क्या? यस या नो? कर लोगे ये काम या नहीं हो पाएगा? पक्का डन है मामला? तो पहले तो बताइए तापमान कैसे याद रखोगे? भाई इसको तो अपन को याद रखना पड़ेगा। तो बताओ जस्ट नीचे वाला है तो कितने बढ़ा दो? 200, और यहां कितना कम कर दिया? 100। याद रह जाएगा? नीचे अभिक्रिया लिख दो ये वाला। तो कुछ ही तत्वों के साथ विशेष परिस्थितियों में क्या करते? अभिक्रिया। आदित्य तिवारी, आयनन एंथैल्पी का आइडिया कहां से लगेगा? रटना पड़ेगा, ठीक है भाई। $1175 और $1170। सर ये हिंदी मीडियम वाली एनसीईआरटी में कुछ डाटा अलग दे रखा है, तो मैंने पता हिंदी इंग्लिश में कोई कंट्रोवर्सी हो तो ज्यादा सही कौन सा? इंग्लिश। तो साफ साफ वहां पेपर में भी लिखा होता है इंग्लिश वाला ज्यादा मान्य है, तो मैंने ये डाटा इंग्लिश मीडियम वाला लिखवाया, ठीक है। और सही भी वो इंग्लिश वाला ही है। छह सौ 200 बढ़ा दो, 100 घटा दो, एक बार, 7 बार, और 60 से 70 बार। इतना ताप और इतना दाब नहीं दिया तो ये उत्पाद बनने वाले नहीं है। सीधा पी ब्लॉक खोलना, उसमें लास्ट में जाना, या आपको यहां डाटा मिल जाएगा। कुछ अनुपात ऐसे दे रखे, 1:5, 1:20 जिनोन आधिक्य में, वो आपको लिखना है, ठीक है। डन है मामला? तो आज बहुत सारी चीजें रटने वाली आई, तो एक बार जितना आज पढ़ाया है एक बार सारा जल्दी जल्दी देख लो। आज क्या रटने वाला ज्यादा पार्ट था, समझने वाला कुछ था नहीं। यहां ब्रैकेट में अनुपात लिखने कि जिनोन कितना अनुपात लेना है, यहां वाला। किसी के पास शायद एनसीईआरटी नहीं होगी, है क्या? अभी कितने लोगों ने एनसीईआरटी खरीदी? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिली क्या किसी को? मिल गई? हिंदी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की बुक आती है, वो किसी को मिली क्या? अपने लिए भाई किसी को मिली क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, हिंदी में है ही नहीं। कहीं कोटा वोटा कहीं भी चले जाओ वो है ही नहीं। वो सिर्फ हिंदी में एनसीईआरटी खुद का जो ऐप है वही मिलती है। तो एक काम कर सकते थे कि जब घर गए वो ऐप डाउनलोड करते, वहां से सीधा अपन व्हाट्सएप पे पीडीएफ कर लेते और जेरोक्स वाले के वहां जाते तो सारे पीडीएफ निकाल लेते। हाँ मैंने पहले नहीं बताया? तो अब जब कभी भी जाओ, जाओगे नहीं? तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो पूछ लेते मेरे कोई, तो भाई मैंने पहले कहा था हिंदी में अवेलेबल। हाँ तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बट पूछ लेते कि सर क्या जुगाड़ है। पूछा ही नहीं तो बताया नहीं। चलो ठीक है, देखो मेरे वाले में जरूरत नहीं है बोले। कहाँ बताया? बता दिया मैंने? शायद नहीं बताया।
ठीक है, अब आ रही होगी ऑनलाइन वालों, तो बताओ जिनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0, उनका अस्तित्व नहीं होता है। तो बताओ ये He2 इसी रूप में रहेगा या अकेला रहेगा? क्या इस रूप में कभी जा पाएगा क्या? तो अब मेरे को बताओ अक्रिय गैसें एकल परमाणुवीय या द्विपरमाणुवीय? एकल परमाणुवीय या द्विपरमाणुवीय? तो लिखो अगला पॉइंट। लिखो अक्रिय गैसें एकल परमाणुवीय, अक्रिय गैसें एकल परमाणुवीय, एकल परमाणुवीय ब्रैकेट में लिखना मोनोएटॉमिक, अक्रिय गैसें एकल परमाणुवीय मोनोएटॉमिक होती है, एकल परमाणुवीय मोनोएटॉमिक होती है। और जब अकेले रहते हैं ये हीलियम और ये हीलियम कभी भी आपस में बंध नहीं बनाते, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई बल लगता है या नहीं लगता? जब किसी के साथ बंध ही नहीं है, आगे वाले के साथ कोई बंध बनेगा तब कोई ना कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण लग सकता है, बट ये तो अकेले है। तो लिखो एकल परमाणुवीय होती है, अतः इनमें केवल दुर्बल प्रक्षेपण बल प्रक्षेपण बल ही कार्यरत होते हैं, दुर्बल प्रक्षेपण बल ही कार्यरत होते हैं, दुर्बल प्रक्षेपण बल ही कार्यरत होते हैं। मतलब दो चीजों को तोड़ना आसान या एक चीज को? एक को तोड़ना आसान या दो को? तो मेरे को बताइए अकेले हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च या निम्न? उच्च या निम्न? दो चीजें होती तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अपने को ताप और दाब की जरूरत थी, बट ये बताओ अकेले हैं तो ज्यादा गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे या निम्न कार्यरत होते? अतः इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। अतः इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं तथा निम्न ताप पर ही द्रवित हो जाती है, तथा निम्न ताप पर ही द्रवित हो जाती है। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दिया है कि अक्रिय गैसों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, और सीयूटी 2022 में क्वेश्चन आ भी गया था। तो इसका कारण क्या होगा? पहले तो बताओ मेन कारण क्या है कि इनके गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं? क्योंकि कैसी होती है? एकल परमाणुवीय। इस कारण इनमें कौन से बल लगते हैं? दुर्बल प्रक्षेपण बल। तो इनको तोड़ना क्या होता है? आसान, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम। इस लाइन के ऊपर लिख लेना सीयूटी 2022।